देखी हो तो। ओके, तो आज रेस्पिरेशन के बारे में, जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन के चारों स्टेप्स जो हैं, स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों के साथ? यस मैम। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स थे। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज से अगर हम स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सबस्ट्रेट कैन बी डिफरेंट, लेकिन हम बात करें ग्लूकोज की जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, और ग्लूकोज की अगर ब्रेकडाउन होनी है तो उसके लिए 4 स्टेप्स होंगे अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो। नंबर 1 ग्लाइकोलिसिस, नंबर 2 पायरुवेट ऑक्सीडेशन, नंबर 3 क्रेब्स साइकिल, एंड देन इन तमाम प्रोसेसेस में जो भी NADH और FADH बनेंगे वो जाएंगे इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और वहाँ पे ETC पे जो है वो रन होंगे। अगर ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वहीं रन हो जाएंगे, और अगर बाहर साइटोसोल से कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में NADH बनता है, तो वो फिर ट्रांसपोर्ट होकर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और ETC पे रन होगा, और उसके बाद उसमें से ATP बनेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और आज हम पढ़ेंगे अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके आधा मैकेनिज्म तो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि ये स्टार्ट ये भी ग्लाइकोलिसिस से ही होता है, लेकिन क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये आप देखेंगे कि मोस्टली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है इसी के ज़रिए रेस्पिरेशन करते हैं, तो इसके लिए कोई ख़ास किस्म का ऑर्गेनल जो है वो ज़रूरी नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके जो सेल्स हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। कुछ सेल्स में ये अडॉप्टेशन होती है कि वो एरोबिक एनारोबिक दोनों कर सकते हैं। जैसे आप ही के मसल सेल्स हैं, तो जब हम कहते हैं कि जी हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो मसल फटीग हो जाती है, तो बेसिकली दैट्स बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जितनी एक्सरसाइज आप कर रहे होते हैं उसके साथ आपकी बॉडी जो है उसके वर्कआउट के लिए इतनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, वो उसको सफिशिएंट नहीं मिल रही होती, तो फिर वो एनारोबिक की तरफ शिफ्ट हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई फिर उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और फिर वो आपकी जो है वो सोरनेस जो है टिश्यूज़ की और मसल्स की जो है उसकी वजह से होती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस में पहला स्टेप तो वही होगा ग्लाइकोलिसिस, और सेकेंड स्टेप जो है वो फिर आगे फर्मेंटेशन की तरफ चला जाएगा कि आया उसकी भी फिर बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन मेनली हम उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि वो लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन की तरफ जाएगा, यानी कि उस पूरे प्रोसेस के बाद लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, या वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की तरफ जाएगा, यानी कि एंड प्रोडक्ट जो है वो अल्कोहल होगा। ये बात भी मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो सबस्ट्रेट होता है उसकी कंप्लीट कंबस्शन नहीं होती, एंड दैट इज़ वाई क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ऑक्सीजन कंप्लीट कंबस्शन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगी वो भी कम होगी, और इसके अलावा जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी कम होगी। बाकी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, जो न्यू होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। कुछ इसकी एवोल्यूशन से रिलेटेड है, वो भी हम पहले ही बात कर चुके हैं। जो मैंने आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड सेकंड कॉन्सेप्ट बताया था कि इसके जो एंजाइम्स हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के, इसके जो एंजाइम्स हैं वो तमाम के तमाम क्योंकि साइटोसोल के अंदर डिसॉल्व होते हैं, तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स इनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इसके प्रिमिटिव टाइप की रेस्पिरेशन होने का सबूत है, और जो इसको बताते हैं कि एट फर्स्ट यही रेस्पिरेशन थी और बाद में एरोबिक जो है वो इसी से फिर फर्दर उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। ये सारी बातें जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये भी मैंने आपको बता दिया कि कंप्लीट कंबस्शन नहीं होती। NADH जो है वो बजाय प्रोड्यूस होने के आप समझे कि इसके अंदर यूटिलाइज भी हो जाते हैं, तो और भी ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, और ATP जो है वो भी लेस प्रोड्यूस होते हैं। इसको आप 2 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 2 तरह के टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ऑब्लिगेट, जैसे ऑब्लिगेट होता है कि नेसेसरी, लाजमी, तो ऑब्लिगेट एरोबिक रेस्पिरेशन है। दूसरी फैकल्टेटिव है। फैकल्टेटिव जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये स्विच ऑन कर सकता है किसी भी दूसरे मोड को, और ऑब्लिगेट का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि टोटली इन द एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो अपनी रेस्पिरेशन करते हैं, तो उनकी जो रेस्पिरेशन है उन ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे कि ऑब्लिगेट एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए वो अपने आप को सस्टेन करते हैं, जैसे सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया
और फैकल्टेटिव में जैसे मैंने अभी आपको अपनी बॉडी की भी एग्जांपल दी है, लेकिन बैक्टीरिया एंड यीस्ट में भी ये सलाहियत होती है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंटली प्रेजेंट है या एब्सेंट है। टाइप्स जो हैं वो भी मैंने अभी आपको बताई, मेनली यू कैन डिवाइड इनटू 2, लेकिन इसके अलावा भी दूसरी टाइप्स भी हो सकती हैं जिसके बारे में अगली स्लाइड है। तो मेनली जो डिपेंड करता है, टाइप्स डिपेंड करती हैं कि एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा। अगर लैक्टिक एसिड या लैक्टेट एंड प्रोडक्ट है तो हम उसको कहेंगे कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर एंड प्रोडक्ट जो है वो अल्कोहल है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो है दिस यूजुअली अकर्स इन द मसल्स ऑफ द मैमल्स, बैक्टीरिया एंड यीस्ट, और इसमें जो एंजाइम इस्तेमाल होता है जो कि इस रिएक्शन को कंट्रोल करता है, दैट इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है इसमें आप कह लें कि जो पायरुवेट है दैट इज कन्वर्टेड ट्रांसफॉर्म्ड और द एंड प्रोडक्ट इज एथेनॉल, और ये यीस्ट एंड बैक्टीरिया में होती है। इसके अलावा जो फर्मेंटेशन की टाइप्स हैं उनमें से कुछ को लिस्ट किया गया है, जैसे प्रोपेनोइक एसिड फर्मेंटेशन है, ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन है, सॉल्वेंट फर्मेंटेशन है, मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन है, ब्यूटेन डाइओल फर्मेंटेशन है, स्टिकलैंड फर्मेंटेशन है। आगे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इनका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब ये नेम उनको क्यों दिया गया है। जैसे कि प्रोपेनोइक एसिड जो फर्मेंटेशन है उसका एंड प्रोडक्ट जो है उसमें ग्लूकोज लैक्टोज जो है वो डिग्रेड होंगे टू द प्रोपेनोइक एसिड। और इसी तरह ब्यूटारिक एसिड जो फर्मेंटेशन है उसमें ब्यूटारिक एसिड जो है वो एज एंड प्रोडक्ट होगा। सॉल्वेंट फर्मेंटेशन में जो है आप कह लें कि सॉल्वेंट के तौर पे जो यूज होते हैं केमिकल्स, जैसे कि ब्यूटेनॉल है, एसीटोन है, ये बनते हैं। जैसे कि क्लोस्ट्रिडियम की जो स्पीशीज हैं बैक्टीरिया की, वो इस फर्मेंटेशन के जरिए जो है रेस्पिरेशन करते हैं। फिर मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन है, ऐसी फर्मेंटेशन जिसके एंड प्रोडक्ट में मिक्सचर ऑफ एसिड्स जो है वो बने, जैसे कि एसीटेट भी बन जाए, सक्सिनेट भी बन जाए, एथेनॉल भी बन जाए, फ्यूमेरेट भी बन जाए, फॉर्मेट भी बन जाए, तो हम कहेंगे कि दिस इज मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन। इनको भी बहुत सारे जो आप कह लें कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अडॉप्ट करते हैं। ब्यूटेन डाइओल जो है फर्मेंटेशन, इसमें ब्यूटेन डाइओल जो एंड प्रोडक्ट होगा। स्टिकलैंड जो है इसमें एक्चुअली फर्मेंटेशन होगी अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड की फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे, उसका जो स्पेसिफिक नेम उसको दिया जाता है दैट इज स्टिकलैंड फर्मेंटेशन। और फिर एसिटोजेनेसिस है और मिथेनोजेनेसिस है। एसिटोजेनेसिस एज द नेम इंडिकेट एसीटेट इसमें प्रोड्यूस होगा, और मिथेनोजेनेसिस इसमें मीथेन गैस जो है इस फर्मेंटेशन से वो रिलीज होगी। और डेफिनेटली आपने इनके नाम भी सुना होगा, एसिटोजेनिक और मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं, इसी के नेम के ऊपर डिपेंड करते हुए कि आया वो जो है वो एसीटेट प्रोड्यूस करते हैं या वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर आपका प्रॉपर टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसकी समरी भी डिस्कस करेंगे। तो ऑन द लेफ्ट साइड इन ब्लू जो बैकग्राउंड के साथ है उसमें प्रोसेस लिखे हुए हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन के इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी। और नीचे नेट गेन, मैंने जो आपको कल नेट गेन बताया था वो मैंने बताया था कि टोटल 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं अगर आप एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कंसिडर करें। लेकिन ये सिर्फ सीधी सीधी बात है, जैसे आप शुरू में बच्चों को जो है वो एबीसी सिखा देते हैं और उनको आगे नहीं बताते कि नहीं एबीसी का इस्तेमाल जो है वो कैसे होना है। तो इसी तरीके से अगर आप बिल्कुल सीधा सीधा नाक की सीध में चलेंगे तो 36 इज द आंसर। बट इन केस ऑफ प्लांट्स दे हैव द एबिलिटी, उनके पास एक एंजाइम होता है जो कि दो जो एटीपी खर्च हो रहे होते हैं ना ग्लाइकोलिसिस में, नेक्स्ट जो क्लासेस है हायर में जाके हम उनको प्रॉपर डिस्कस करेंगे, उनकी रेगुलेशन भी पढ़ेंगे। यहाँ तो बस आप ये समझ लें कि उनके पास एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि जो जहाँ पे एटीपी खर्च होना है पहले स्टेप में, जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज वाला जो स्टेप है, तो उसमें वो एटीपी को खर्च नहीं करता। दैट इज वाई जो उनका नेट बजट है, वो नेट गेन जो है एटीपी का वो 36 नहीं, वो पे 37 हो जाता है। तो इन केस ऑफ प्लांट्स the value can be 36 and can be 37, and in case of animals the value will be 36. Total जो net gain है ATP की that will be 36. In the absence of oxygen, as I told you, two steps हैं। पहला glycolysis just like the aerobic respiration, उसके बाद हो जाएगी अल्कोहलिक या लैक्टिक या नंबर ऑफ फर्मेंटेशन की टाइप्स मैंने आपको बताई है, मतलब कोई सी भी टाइप की फर्मेंटेशन। और उसका जो अगर अल्कोहलिक या लैक्टिक फर्मेंटेशन होती है तो दोनों का जो नेट रिजल्ट है वो 2 एटीपी का होता है। तो आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि हेल ऑफ डिफरेंस है। रीजन भी मैंने आपको बता दी, क्योंकि उसमें कंप्लीट कंबस्शन होती है और इसमें इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है। दैट इज वाई दोनों की जो नेट गेन ऑफ एनर्जी है उसमें हेल ऑफ डिफरेंस है।
इसके बाद बेटा इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फॉर योर सेक तक कि आपको एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो वही बातें जो आपको डेफिनेशन क्या है एरोबिक की, एनारोबिक की, कहाँ पे होता है एरोबिक एनारोबिक, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज जो है इनकम्प्लीट होती है, कंप्लीट होती है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन कौन से हैं दोनों में, एंड प्रोडक्ट क्या है, नेट एटीपी कितने प्रोड्यूस होते हैं, उसके बारे में जो है वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इसके ज़रिए आप किसी हद तक जो इन्फॉर्मेशन है आप कह सकते हैं कि उसको आप कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम प्लांट्स को भी कंसिडर करें तो 37 को भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट एक टर्म है दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये रेशियो है अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि किसी भी सबस्ट्रेट की जब उसको आप कह लें कि वो कंबस्ट होता है तो जितनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन अब्जॉर्ब, मतलब अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो अगर हम ये देखें कि उसके अंदर से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है आफ्टर रेस्पिरेशन, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो इसकी जो रेशियो है ऊपर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे होगा ऑक्सीजन। तो इस रेशियो को जो है वो हम कहेंगे रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। तो क्योंकि हर सबस्ट्रेट की नेचर डिफरेंट होती है, मैंने आपको बताया सबस्ट्रेट कैन बी प्रोटीन, कैन बी लिपिड, कैन बी अ लिपिड, कैन बी फैटी एसिड, भी खैर लिपिड में ही आ जाता है, और उसके अलावा इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट, एनी अदर कार्बोहाइड्रेट अदर देन ग्लूकोज, सुक्रोज, कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं और वो कम्प्लीटली कंबस्ट हो रहे हैं, इनकम्प्लीटली हो रहे हैं, उसके फार्मूला में कितने ऑक्सीजन मौजूद हैं, तो ये तमाम चीज़ें फिर उसके अंदर से प्रोड्यूस होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और अब्जॉर्ब होने वाली ऑक्सीजन की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपकी नेक्स्ट दी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो वॉल्यूम जो कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें रिलीज होता है 6 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं जब रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है, और 6 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं इसकी कंबस्शन के लिए। तो इसकी रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट बन जाएगी 1। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं जैसे कि यहाँ पे ट्रिपल अमीनिटिन की एग्जांपल दी गई है, तो अगर इसके स्ट्रक्चर फार्मूला को देखें C51 H98 O6 को, तो इसकी कंबस्शन के लिए 145 जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं, और उसके बरक्स इसके पास आप कह लें कि 51 तो कार्बन है और फिर उसको बैलेंस करने के लिए साथ में 2 भी है, तो 102 कार्बन डाइऑक्साइड जो है मॉलिक्यूल इवॉल्व होते हैं, और 145 ऑक्सीजन के जो आप कह लें कि वो मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसकी जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट बनेगी दैट विल बी 0.7। उसके बाद बेटा ये फैट्स की है ये फैट्स की थी। इसके बाद प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन की रेस्पिरेटरी जो क्वेश्चंस हैं जो कि रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो सकती हैं एज सबस्ट्रेट, उनकी अबाउट 0.5 होती है। और इसी तरीके से अगर आप किसी ऑर्गेनिक एसिड को लें जैसे कि COOH ट्वाइस को अगर आप कंसिडर करें कि इसकी क्या बनेगी, तो इसकी जो है इसमें 4 कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं वाइल यूजिंग ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज इसके फार्मूला में ऑलरेडी ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, तो दैट इज वाई ये जो यूज्ड एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन ये यूटिलाइज करता है उसकी क्वांटिटी जो है वो कम है। ओनली 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है वो 4 बन जाएगी। सिमिलरली अगर आप बात करें आप कह लें कि सकुलेंट्स प्लांट्स की, तो ऐसे प्लांट्स मतलब जिनमें जैसे ओपनशिया की एग्जांपल है, तो उनमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती है, कंप्लीट नहीं वो करते, दैट इज वाई उनकी जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है वो भी मतलब 0 के इक्वल होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन उस दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करते, वाटर को रिलीज करते हैं, तो दैट इज वाई आप कह सकते हैं कि उनकी रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है वो 0 होती है। देन उसके बाद रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट अगर आप निकालना चाहें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो यू पीपल नो, अभी मैंने बताया भी है कि उनको वो तो ऑक्सीजन को इस्तेमाल ही नहीं करते, तो उस सूरत में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जितने मॉलिक्यूल रिलीज होंगे सिर्फ वही होगा, डिवाइजर में तो कुछ भी नहीं होगा। दैट इज वाई आप कह लें कि उनकी जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है वो डिपेंडिंग ऑन कि आया उनमें से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो वो मोर देन 1 हो सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। अगर अभी तक आपको कोई बात पूछनी हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वाटर लॉगिंग का, जो कि आपका सेकंड लास्ट जो है वो टॉपिक है, क्योंकि इसमें मैंने आपको रेस्पिरेशन ख़त्म करवाना था,
तो मैंने 2 छोटे-छोटे टॉपिक इसके साथ लिए हैं इस टुडेज़ लेक्चर के लिए। अदरवाइज़ कंटिन्यूटी में ये नहीं आते, लेकिन ये सेकंड लास्ट लेक्चर है जो हम सेकंड इसके बाद करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप बता दें, अदरवाइज़ फिर हम आगे चलते हैं। जी बेटा। मैम। हाँ जी। मैम, इसमें ये जो आपने डिफरेंस बताया इसमें उसने बोला ना कि एक्सेप्टर होता है एनारोबिक फर्मेंटेशन में सल्फेट और नाइट्रेट। तो जो एरोबिक है उधर तो ऑक्सीजन होता है, वो चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो ये सल्फेट वगैरह ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बेटा जैसे जो आपने देखा नहीं, जो हमने कल पढ़ा था ETC, उसमें आपने देखा जो लास्ट वाला बिल्कुल कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, उसमें जाके ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही थी। ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा था फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर 4। तो जो एनारोबिक वाले हैं ना, उनमें क्योंकि ये तो ETC तो वो आप कहने की चलनी ही नहीं है, ठीक है। तो उनका जो है जो उनके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो उनका हिसाब चलता है ATP को प्रोड्यूस करने का, उनमें सल्फर फिर जो काम ऑक्सीजन करता है ना, वो काम वहाँ पे सल्फर करते हैं। तो इसीलिए उनसे रिलीज होने वाली जो गैसेस हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। और ये होते कहाँ पे हैं सल्फर वगैरह? मतलब सल्फर कहाँ पे होता है उनकी बॉडी में, या ये बैक्टीरिया कहाँ पे होते हैं? नहीं मैम, उधर उसने एरोबिक रेस्पिरेशन में वो कहता है ना कि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में भी, वो तो उधर उनकी जो मैट्रिक्स होता है वहाँ पे ये प्रोसेस होता है ना? बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है ना? जी। तो साइटोसोल में ही होती है। हम बात कर रहे हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादातर जो है वो प्रोकैरियोटिक, या उसके लिए जो एंजाइम्स हैं वो सारे साइटोसोल में मौजूद हैं। और प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल को सामने रखें। वैसे तो मैंने आपको बताया कि मसल्स में भी हो सकती है ये, लेकिन इसको किसी ऑर्गेनल की जरूरत नहीं पड़ती। माइटोकॉन्ड्रिया की इसको जरूरत नहीं है। इसके जो आप कहने के जो इसके एंजाइम है वो तो साइटोसोल में ही मौजूद है, तो वहीं पे ही होंगे उसके इंग्रेडिएंट भी। ओके मैम। जी, कोई और क्वेश्चन? ओके बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग एक कंडीशन का नाम है जिसके अंदर हम कहते हैं कि जो सॉइल है, अब मैंने आपको सॉइल का सारा स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है कि सॉइल के अंदर जो पानी तो होना ही चाहिए, और पानी प्लांट के लिए नेसेसरी भी है। पानी को प्लांट जो है वो सॉइल से ही तो उसकी अपटेक होती है। लेकिन अगर वही पानी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, और इतना ज़्यादा हो जाए कि जो सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेसिस होती हैं उनको भी वो फिल कर दे, मतलब ओवर वाटर अगर हो जाए, तो वो फिर जो कंडीशन है जिसमें सारे पोर्स जो हैं वो वाटर से फिल हो जाएं, उसको हम कहते हैं कि दैट इज वाटर लॉग कंडीशन, ठीक है। और वो जो सॉइल है वो भी वाटर लॉग सॉइल जो है वो कहलाएगी। और इस प्रोसेस को जो है कि सैचुरेशन हो जाना सॉइल के, आप कह लें कि सॉइल का विद वाटर, दिस इज नॉन एज वाटर लॉगिंग। और इसमें होता क्या है कि जो ज़मीन के अंदर, हम ये तो जानते हैं कि अल्टीमेटली जितनी भी लेयर्स हों, लेकिन अल्टीमेटली जो वाटर है वो वाटर टेबल में जाके जो है वो ऐड हो जाता है। अगर वही वाटर टेबल का लेवल इतना राइज हो जाए कि वो टॉप सॉइल तक या अपर लेयर्स ऑफ द सॉइल के जहाँ पे पानी को ज़्यादा मौजूद नहीं होना चाहिए, लेकिन वो पानी इतना ज़्यादा हो जाए कि वो वाटर टेबल राइज करके अपर लेयर्स तक पहुँच जाए, तो इन दैट केस वो फिर पानी कभी भी ड्रेन्ड नहीं होता, या आप यूँ कह लें कि वो नीचे नहीं जाता, क्योंकि वो नीचे से ही तो वो ऊपर आया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई फिर वो सॉइल के अंदर ठहरा रहता है, और ठहरे रहने की वजह से जो सॉइल का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट्स आते हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट तो आपको खुद ही ऑब्जर्व भी आपने किया होगा कि अगर पानी में ही एक लैंड प्लांट को अगर आप पानी में ही खड़ा रखें तो उसकी क्या हालत होगी। उसकी रूट्स जो है वो गल सड़ जाएंगी, उसकी शूट जो है वो सीधी नहीं खड़ी रहेगी और लॉजिंग हो जाएगी, और उस पर फंगस अटैक कर देंगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें जो कि एक्सेसिव वाटर होने की वजह से उस पर इफेक्ट्स आएंगे। इसी को हमने डिस्कस करना है कि एक तो ये भी कि इसकी रीजंस क्या हैं वाटर लॉगिंग होने की या वाटर टेबल के ऊपर आ जाने की, क्या रीजंस हैं। दूसरा ये कि इसका इफेक्ट क्या होता है, स्पेशली एज क्योंकि हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्लांट पे भी, ओवरऑल ह्यूमन बींग्स पे भी इसका क्या इफेक्ट होता है। और फिर हमने देखना है कि इसको कम करने के लिए हम क्या स्ट्रेटजीज जो है, यानी कि इसकी रिक्लेमेशन जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इन 3 हेडिंग्स में हम
वाटर लॉगिंग को भी पढ़ेंगे और सैलिनिटी को भी पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वाटर लॉगिंग को, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, और अब मूव करते हैं इसके तीनों पार्ट्स पे, यानी कॉजेज पे, फिर उसकी इफेक्ट्स पे, एंड देन फिर उसकी रिक्लेमेशन स्ट्रेटजीज पे। तो पहली जो हेडिंग है दैट इज अबाउट द कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग। तो उसके अंदर जो एज यू कैन सी द पॉइंट्स आर कि जो हम अपने फ़ायदे के लिए डैम्स एंड बराजेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारा मुल्क जो है, हमारा एशिया के जो मुल्क हैं, इंडिया भी उसमें आता है, पाकिस्तान भी आता है, तो इनमें कैनाल सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा खासा जो है वो फैला हुआ है। और अनसाइंटिफिक इरिगेशन है, फार्मर्स जो है वो साइंटिफिक जो इरिगेशन के असूल हैं उनको वो फॉलो नहीं करते। लैक ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम है, पानी आ जाता है लेकिन उसके निकास के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं की जाती। ठीक है, पानी तो आ सकता है ना, बारिश भी होती है, फ्लड भी आ सकते हैं, लेकिन अगर उनकी ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम हो तो वो कभी भी खड़ा ना रहे पानी, बल्कि वो आए और चला जाए। लेकिन हमारे मुल्क में क्या आता है, बारिश होती है तो काफ़ी देर तक पानी जो है वो खड़ा रहता है सड़कों पे और इसी तरह फील्ड्स में भी। तो वो रीजंस हैं। फिर लोड स्लॉप एंगल है, ओवरऑल पाकिस्तान की ज़मीन ही ऐसी है कि उसका एंगल जो है उसमें स्लॉप की कमी है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि पानी जल्दी से फ्लो होके तो निकल जाए। और उसके बाद फिर रेनफॉल, हमारा जो कंट्री है वो ऐसे ही रीजन में आता है कि जिनमें अच्छी हैवी रेनफॉल्स होती हैं। जब मानसून का सीज़न आता है उसमें भी आगे पीछे भी हो जाती हैं, तो उसमें फिर ज़ाहिर पानी ने तो आना है, तो उसको कंट्रोल करने का तरीके नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारी, जब हम कंस्ट्रक्शंस के पर्पज़ से, जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है, बिल्डिंग्स बनाते हैं हम, सड़कें बनाते हैं, मतलब जो आप कह लें कि जो कंक्रीट की बनी हुई जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, बिल्डिंग्स भी आ जाती हैं, घर भी आ जाते हैं, तो उनकी वजह से फिर आप यूँ समझ लें कि आप ड्रेनेज और जो नेचुरल सिस्टम है कि पानी आए और वो मिट्टी में जज़ब हो जाए और वो वाटर टेबल तक पहुंच जाए, तो हम जानबूझ के उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, हर्डल्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर जो उसकी निकास है वो पॉसिबल नहीं होती, और फिर वो पानी ट्रैप हो जाता है अपर लेयर में और फिर हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसी को वन बाय वन डिस्कस किया हुआ है कि जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैराजेस है कि हमारे बहुत सारे जो, वैसे तो हमारे पास इतने बहुत ज़्यादा डैम्स हैं भी नहीं, लेकिन जितने भी हैं उनकी जो आप कह लें कि जो उनका नीचे बेड है ना वो मड का बना हुआ है, तो जिसकी वजह से थ्रू आउट, क्योंकि वहाँ पे वाटर तो साल हर साल वहाँ पे स्टोर रहता है, तो उसके अंदर से पानी जो है वो नीचे सिपेज करता रहता है, अंदर जो उसकी जो सॉइल है उसके अंदर जाता रहता है। और सॉइल तो आपको पता है नीचे से तो आपस में सारी कनेक्टेड है, तो फिर इर्द गिर्द का जो एरिया है वहाँ पे भी पानी की फरावानी रहती है या वो लॉग्ड हो जाता है। तो इस तरीके से वाटर लॉगिंग का रीज़न बन सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड ब्राजेस, ऑल्दो हमारे लिए नेसेसरी है, लेकिन इसकी प्रॉपर जो है वो मैनेजमेंट नहीं है। उसके बाद डिफेक्टिव कैनाल सिस्टम है हमारा। अब आपने लाहौर में भी देखा हुआ है, एक मेन सिटी के दरमियान से जो है वो आपकी जो है वो कैनाल गुजर रही है। इसी तरीके से जितने भी आपके एरियाज हैं सारे जहाँ पे फार्मिंग होती है तो वहाँ पे कैनाल सिस्टम इज़ अवेलेबल, और आपने खुद ही देखा होगा कि वो कच्चे बने हुए हैं, वो पक्के नहीं है, वो कंक्रीट की नहीं बनी हुई। ठीक है, दैट इज़ वाई तो जो उनकी वॉल्स हैं उनसे भी, और नीचे जो एरिया है जहाँ से जिसके ऊपर से वो फ्लो कर रहा होता है, वो तमाम एरिया में वाटर जो है वो कॉन्टीन्यूसली उसके अंदर जा रहा होता है। और एक अंदाजे के मुताबिक 45 to 50% जो वाटर का लॉस्ट है वो इसी तरीके से होता है कि वॉल्स में से और उसके नीचे जो एरिया है वहाँ से वाटर जो है वो अंदर जा के उसकी सीपेज हो के और नियर बाय तमाम एरिया को वो इफेक्ट करता है। अनसाइंटिफिक इरिगेशन है, अब बहुत दफ़ा हम ये बात कर चुके हैं कि न्यूट्रेंट का इस्तेमाल भी अनसाइंटिफिकली करते हैं जो फार्मर्स हैं, ना कभी सॉइल को चेक कराते हैं कि उनके अंदर किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़्यादती है। बस किसी ने कह दिया पोटाश डाल दो, पोटाश डाल दिया, किसी ने कह दिया फलां खाद बड़ी अच्छी है वो डाल दो, बेशक ये नहीं देखा कि इसकी आपकी सॉइल को ज़रूरत है भी या नहीं, या वाकई में आपको इस ख़ास किस्म की जो आप कह लें कि न्यूट्रेंट है ये चाहिए, या ऐसा तो नहीं है कि आप डाल दें तो बजाय वो पहले से ही मौजूद हो और वो ज्यादती हो जाए, तो बस तुक्का लग गया तो लग गया। जैसे हम घरों में दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर से पूछे बगैर, ऐसे ही हमारे फार्मर्स हैं, पूछे बगैर ही जो है वो बस अंधाधुंध भेड़ चाल के में इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से पानी को जब लगाया जाता है, लगा के खुला छोड़ दिया और कोई पता ही नहीं है, ट्यूबवेल चल रहा है
पानी बह रहा है, कोई मसला ही नहीं है, पता ही नहीं है, फिर आखिर कहीं ना कहीं तो उस पानी ने जाना है ना, और अल्टीमेटली वो फिर वाटर को ब्लॉक करने का बाइस बनता है। देन लैक ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम है, जो कि हमारे आप कह लें कि ऐसे एरियाज जहाँ पे आप कह लें कि कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हुई होती है, तो वहाँ पे भी क्योंकि कंस्ट्रक्शन हुई होती है, कंक्रीट की बनी हुई होती है चीज़ें, तो उन एरियाज में भी स्पेशली, और वैसे भी ओवरऑल अगर मिट्टी की आप कह लें कि टाइप ऐसी है कि जिसमें आप कह लें कि जल्दी वाटर अब्जॉर्ब ना हो सके या जल्दी नीचे ना जा सके या फ्लो करके वहाँ से बहे ना, तो फिर अल्टीमेटली जाहिर है बेटा कि उसने अंदर ही जाना है और वो फिर वाटर लॉगिंग का बाइस बनेगा। देन लोड स्लोप एंगल है, वो भी मैंने आपको पहले बताया कि माउंटेन एरियाज हैं हमारे पास, लेकिन सारा पाकिस्तान तो माउंटेन एरियाज पे या हिली या स्लोपिंग एरियाज पे मुश्तमिल नहीं है, ज़्यादा हमारे पास मैदानी इलाका है, तो उसमें जो है वो स्लोप का एंगल जो है वो बहुत ही लेस है। दैट इज़ वाई जो फ्लो है वाटर का वो स्लो होता है, तेज़ी से वो रन नहीं होता, और इसी वजह से फिर सीपेज होने के चांसेस या वक्त ज़्यादा मिल जाता है पानी को उस जगह पे ठहरने का जब स्लोप कम होगी, तो दैट इज़ वाई फिर सीपेज होती रहेगी। रेनफॉल भी पहले भी मैंने बात की है, पाकिस्तान भी उन एरियाज में आता है, और स्पेशली जो नर्दर्न और कोस्टल एरियाज है पाकिस्तान के, वहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है, और उन्हीं एरियाज में फिर देखा गया है कि वाटर टेबल राइज हो जाता है और वो वाटर लॉगिंग का जो है वो बाइस बनता है। देन बैरियर्स टू फ्लो वाटर है, ये स्पेशली अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जब होती है और प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होती है, तो सड़कों पे और गलियों में पानी खड़ा रहता है, जो कि घरों को भी नुकसान पहुंचाता है, सड़कों को भी तोड़ता है, और इसके अलावा जो है डेफिनेटली कि जो नियर बाय एरियाज हैं वो तो फिर मुतासिर होने ही हैं उससे। अब हम देखते हैं कि इसका अल्टीमेटली क्या इफेक्ट होता है। अगर वाटर लॉगिंग हो जाए तो हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, और इससे हमें क्या जो है वो नुकसानात होते हैं। तो बेसिकली तो जो मेन नुकसान है वो तो सॉइल का ही है, सॉइल के टेक्सचर को चेंज कर देगा, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को घटा देगा। ऑक्सीजन घटेगी तो फिर दूसरे मसाइल शुरू हो जाएंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन पे स्विचिंग हो जाएगी, ऐसे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जो एरोबिक नहीं कर पाएंगे और वो एनारोबिक वाले सिर्फ रह जाएंगे। एनारोबिक वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे कोई ना कोई फर्मेंटेशन का प्रोसेस करेंगे, तो कोई अल्कोहल, कोई मिथेन, कोई इथेन, कोई गैस प्रोड्यूस होगी, और उससे बू महसूस होगी, बू से फिर वहाँ पे आप कह लें कि दूसरे जर्म्स पलेंगे, वहाँ पे मच्छर आएंगे, वहाँ पे आप कह लें कि सॉइल की पीएच जो है वो चेंज हो जाएगी, डिजीजेस फैलेंगी, और जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि गलियों और पुख्ता गलियों में जो कंस्ट्रक्टेड एरियाज हैं उनके जो डैमेजेस हैं वो भी इसमें शामिल है। तो इसी की डिटेल है कि सॉइल तक जो स्ट्रक्चर है, सॉइल की जो अपर लेयर है, क्योंकि उसमें वाटर ट्रैप्ड हो जाता है तो वो इस काबिल नहीं रहती कि प्लांट उसके अंदर खड़ा रहे, तो ज़ाहिर है वो इफेक्ट हो गई। और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होना था वो तो पार्टिकल्स के दरमियान में एयर स्पेसिस हैं, वहाँ पे एयर नहीं होना था, अब उस एयर की जगह भी वाटर ने ले ली है। तो वाटर ही वाटर अगर हर जगह हो जाएगा तो एयर कहाँ पे जाएगी, और एयर नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो रूट भी रिस्पायर नहीं कर पाएंगी, और जो बैक्टीरिया वहाँ पे सॉइल के अंदर ढेरों ढेर बैक्टीरिया जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी हैं वो वहाँ पे ग्रो कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी वो नुकसानदेह है। तो इस तरीके से प्लांट की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी ऐसे एरिया में कि जो कि वाटर लॉक्ड होगा। फिर प्रमोशन ऑफ द एनारोबिक कंडीशन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें ऐसे फिर बैक्टीरिया पलेंगे जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करवाएं, और उनमें मोस्टली ऐसे हैं जो कि मिथेन या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को रिलीज करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और उसकी वजह से फिर गैसेस की स्मेल आएगी उस एरिया से, और वो जिसे कहते हैं मुताफन हो जाएगी जगह, वहाँ से गुजरना, वहाँ पे रुकना, वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ज़ाहिर उनकी भी कमी हो जाएगी जो कि डिपेंड कर रहे होंगे, क्योंकि फूड चेन के ज़रिए ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक भी अगर वहाँ से चला जाता है तो फिर बाकी जो है उसके मुताबिक ही उनका जो चेन है, जो कनेक्टिविटी है वो फिर लॉस्ट हो जाती है। एफिशिएंसी हो जाएगी नाइट्रोजन की, जब वाटर ट्रैप्ड होता है ना अपर लेयर में, तो वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, ऑर्गेनिक मैटर होगा, उनको डिसॉल्व कर लेगा अपने आप में, डिसॉल्व कर लेगा, और डिसॉल्व करने के बाद उनको लीच डाउन करवा देगा। लीच जब वाटर वहाँ से खत्म होगा तो उसके बाद वो उसके साथ ही ऑर्गेनिक मैटर और अच्छे अच्छे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी उसके साथ ही लीच डाउन हो जाएंगे, क्योंकि वो टॉप सॉइल में नहीं रहेंगे, तो फिर प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स की अनअवेलेबिलिटी हो जाएगी। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि टॉप लेयर में मौजूद होते हैं, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होते हैं,
जब इस तरह वाटर लॉग कंडीशन होती है तो वो क्योंकि डिजॉल्व फॉर्म में चले जाते हैं तो टॉप लेयर से फिर वो निकल जाते हैं। सॉइल की पीएच भी इसी तरीके से मुतासिर होती है कि जो सॉइल है उसकी पीएच अमूमन हाई हो जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर उसका इंक्रीज हो जाता है, और यही पीएच अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती चलूँ कि 5.5 से लेकर 6.5 लेस स्लाइटली एसिडिक जो पीएच है उसको मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के लिए कंसिडर किया जाता है कि ये दिस इज़ बेनिफिशियल, और मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन ग्रो इन दिस पीएच रेंज। तो वो जो पीएच है वो फिर ज़ाहिर कि अगर हाई हो गई तो बहुत सारे प्लांट्स के लिए तो वो और ऑर्गेनिजम्स के लिए तो वो फेवरेबल ही नहीं रहेगा उस सॉइल में ग्रो करना। फिर स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ है, ये भी मैंने अभी आपसे बात की कि वहाँ पे मॉस्किटोज फ्लाइज वगैरह उन एरियाज़ में ज़्यादा हो जाएंगे खड़े पानी होने की वजह से, और फिर डिफरेंट डिजीज़ जिनमें मलेरिया वगैरह शामिल है जो कि वाटर बोर्न जितनी भी हैं वो फिर इसमें उसकी स्प्रेड होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। इफेक्ट ऑन द बिल्डिंग्स में उनकी डिस्ट्रक्शन है, जैसे कि फैसलाबाद में पेशावर वगैरह में देखा गया है कि वहाँ पे जो सॉइल है वो वाटर लॉक जब हो जाती है तो काफ़ी दिन पानी खड़ा रहता है और वो नीचे लीच डाउन नहीं होता, तो दैट इज़ वाई फिर उनका जितनी देर वो खड़ा रहेगा तो जाहिर है कि जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी वो के साथ मुतासिर करता रहेगा। इसी तरह वाटर लॉगिंग के इफेक्ट्स को स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान अगर देखें तो जैसे कि अमूमन जो आपको अमूमी इसके इफेक्ट्स बताए हैं वो पाकिस्तान के लिए भी हैं कि प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते, और जो इलाके हैं वो ऐसे जहाँ पे फर्टाइल सॉइल थी उसको ये बैरन करता चला जाएगा और डिस्ट्रक्ट करेगा इरिगेटेड लैंड को, और जाहिर है कि फिर उसका अल्टीमेटली इफेक्ट हमारे फूड और क्रॉप यील्ड पे पड़ेगा, और इसी तरीके से हमारी लैंड जो है वो वेस्टेड हो जाएगी। लैंड प्रेजेंट है, सॉइल प्रेजेंट है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर तबाह होने की वजह से और उसके न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से और उसके पोर जो हैं वो फिल होने की वजह से वाटर से, तो वो इस काबिल नहीं रहेगी कि वो इस्तेमाल हो सके। तो इसी तरीके से हमारी पाकिस्तान की भी बहुत सी वैल्यूएबल जो फर्टाइल सॉइल है दैट इज़ आल्सो डैमेज बिकॉज ऑफ द वाटर लॉगिंग। अब फार्मर्स भी ज़ाहिर है उस हिसाब से फिर प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं कि इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होती है, तो पाकिस्तान की भी होती है इस तरीके से, और एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जाता है कि जो हमारी लैंड है एट द रेट ऑफ 1 एकड़ नेट जो है वो वाटर लॉगिंग की वजह से ख़राब हो रही है इन पाकिस्तान, और एक और एस्टिमेशन जो है वो बताती है कि वाटर लॉगिंग इज़ इफेक्टिंग आवर लैंड्स एट द रेट ऑफ 100,000 एकड़ पर ईयर। 100,000 यानी कि 1 लाख के करीब जो एकड़ है वो सालाना तौर पे इससे मुतासिर होती है, और इसी तरीके से 40 मिलियन एकड़ इरीगेटेड जो एरिया है हमारा उनमें से 15 मिलियन एकड़ जो है वो पुअरली ड्रेन्ड है, और उसके अंदर वाटर लॉक कंडीशन जो है वो प्रिवेल कर रही है, जिसकी वजह से लैंड होने के बावजूद वी कैन नॉट यूज इट फॉर कल्टीवेशन फॉर फार्मिंग प्रैक्टिसेस। नौ इसकी अब इसका हल क्या है, अब क्या करें? अब पानी को रोका नहीं जा सकता, ज़मीन को बदला नहीं जा सकता, एरिया को चेंज नहीं किया जा सकता, रेनफॉल को होने से रोका नहीं जा सकता, तो फिर अब इसका हल क्या है? फ्लड्स भी आने हैं, रेनफॉल भी अल्लाह ताला की तरफ से होनी है और वो चाहिए भी है हमें, लेकिन उसके लिए हमें अपनी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो बेहतर करनी पड़ेंगी। क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं? अब मैं इसको लिस्ट करने की बजाय डिटेल में ही चले जाती हूँ कि अगर आपने कनाल्स बनाई हुई हैं तो उनकी लाइनिंग मजबूत करें, कंक्रीट की बनाएं, ताकि जो सीपेज का इशू है वो उसमें से जो है वो मैक्सिमली उसमें से रिमूव हो। ज़्यादातर हमारा जो पानी का लॉस भी इसी वजह से है, और वाटर लॉगिंग की वन ऑफ द बिग रीज़न जो है वो कैनाल सिस्टम ही है। एट द सेम टाइम कैनाल सिस्टम हमारे लिए फ़ख्र का बायस भी है क्योंकि हमारी इरीगेशन मोस्टली जो है इसी पर डिपेंड कर रही होती है, और एट द सेम टाइम यही हमारे लिए एक इसका बैड इफेक्ट भी है बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर लाइनिंग ऑफ इट्स वॉल्स जो है हमारे लिए फिर ये नुकसानदेह भी है। दैन इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए, जैसे ही पानी आए उसका इस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए स्पेशली अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि दूसरे फील्ड्स में भी आप मिट्टी के ज़रिए बराबर कर सकते हैं, लेवल कर सकते हैं अपनी सॉइल को, लेकिन ज़ाहिर है कि उस पर भी कॉस्ट पड़ेगी। जो भी स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे कॉस्ट तो उस पर आनी है, ठीक है, लेकिन अर्बनाइजेशन में अगर आप जो इसके आप कहने के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि उनका स्लोप जो है वो बेहतर रखें ताकि पानी फ्लो करके जो है वो फिर सिविल सिस्टम में जा सके और वो खड़ा ना रहे। इंस्टॉलेशन ऑफ द ट्यूबवेल्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग का मसला है तो वहाँ पे मसनूई तौर पे ट्यूबवेल लगाकर
मतलब जानबूझ के ऐसे एरियाज में ट्यूबवेल स्पेशली इंस्टॉल किए जाएं ताकि वहाँ से जो पानी है उसकी वाटर के टेबल को लोअर किया जा सके। अब उस पानी की क्वालिटी को चेक करके और फिर उसको बेहतर बनाकर और उसको फिर हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्रॉप्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों के जो आप कहने के रोज़मर्रा का इस्तेमाल है उसमें भी हम इसको ले जा सकते हैं। तो थोड़ी सी उसमें मेहनत करनी पड़ेगी डेफिनेटली, जिस मैंने आपको बताया कि कॉस्ट तो होगी, लेकिन ये कि इस तरीके से आप अपनी इम्पोर्टेंट कीमती इरिगेटेड लैंड को बैरन होने से बचा सकते हैं। साइंटिफिक इरिगेशन के जितने भी जो जगह है जहाँ पे जो हमारे फार्मर्स हैं उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है और उनको बताने की ज़रूरत है कि व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। तो इस तरह के डू एंड डोंट्स बता के हम जो हैं वो डूज क्या हैं और डोंट्स क्या हैं बता के तो अपने साइंटिस्ट को जो है वो फार्मर्स को जो है वो हम एजुकेट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हम अपनी जितनी कोशिश हमारी होगी, ज़ाहिर है जितने कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो हर लेवल पे अगर हम इसका एक चेक लगाएंगे तो डेफिनेटली हम अपनी ज़मीनों को उतना ही ज़्यादा उसको बचा सकते हैं। देन उसके बाद यूज़ ऑफ द मैन्योर है। अगर आप सॉइल के, क्योंकि वाटर लॉगिंग जब होती है ना तो सम टाइम ऐसा होता है कि वाटर लॉगिंग होती है और उसके बाद वहाँ से वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाता है और एवेपोरेट होने के बाद उसका वाटर टेबल खुद ब खुद भी नेचुरली भी लोअर हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि लोअर होने के साथ साथ वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी अपने साथ ले जाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को, न्यूट्रिएंट्स को, और जो टेक्सचर है, स्ट्रक्चर है जो सॉइल का, उसको वो तबाह करके चला जाता है। तो उसके बाद वाटर लॉगिंग कंडीशन ख़त्म होने के बाद ट्यूबवेल के ज़रिए या एवेपोरेशन के ज़रिए नेचुरल, तो उसके बाद जो सॉइल है उसके स्ट्रक्चर को अगर आप किसी भी तरीके से जिप्सम की ट्रीटमेंट से या न्यूट्रिएंट्स के ज़रिए या उसमें कोई चीज़ मैन्योर्स वगैरह ऐड करके अगर आप उसको बेहतर कर लें तो वो फिर प्रैक्टिस के काबिल हो जाएंगी फार्मिंग के। देन साइंटिस्ट ये भी सजेस्ट करते हैं कि जैसा कि हमारा एक पाकिस्तान में एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है, बहुत दफ़ा बहुत जगहों पे आप इसको सुनेंगे कि एक वक्त आया था कि कहा गया कि हर जगह पे जी लगा दें, ये सफ़ेदा लगा दें। तो हुआ क्या कि जितने भी आपके जो रेलवे लाइंस हैं उनके इर्द गिर्द अगर किसी ने सफ़र किया हो, क्योंकि मैं तो करती रही हूँ लाहौर से टोबा एंड टोबा से लाहौर, तो रास्ते में आप देखें तो सफ़ेदे के दरख्त ही दरख्त आपको नज़र आएंगे। मतलब सफ़ेदे के अलावा दरख्त जो है ना वो शायद कोई शाज़ो नादिर कोई किसी की ज़्यादती नज़र आएगी, ज़्यादा आपको यही नज़र आएंगी। अच्छा, इसको लगाने का आइडिया क्यों दिया गया था? क्योंकि वाटर लॉगिंग जो है वो जैसे अभी मैंने आपको बताया भी कि ये प्रिवेल करती है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो सफ़ेदे का दरख्त है ना, ये टनों के हिसाब से, मनों के हिसाब से इन अ डे जो एवेपोरेशन करवाता है सॉइल से वाटर को लेकर, उसको ज़ाया करता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसको लगाएं और ज़मीन को जो है वो फिर वाटर लॉगिंग से बचाएं और उसके बाद जो है ना मतलब हमारी ज़मीन ठीक हो जाएगी। अब हुआ ये कि लोगों ने उसको ऐसी जगह पे भी लगाना शुरू कर दिया कि जहाँ पे वाटर लॉगिंग की कंडीशन नहीं थी। मतलब किसी से सुना सफ़ेदा बड़ा अच्छा है, सफ़ेदा बड़ा अच्छा है, वो लगा दिया, हर जगह पे लगा दिया। अब जहाँ पे नहीं भी ज़रूरत थी वहाँ पे भी वो लग गया और बजाय इसके कि वो वाटर लॉग्ड सॉइल को बेहतर बनाता, हमने उससे जो अच्छी वाली सॉइल थी उस पर लगाकर उसका वाटर टेबल लोअर कर दिया और पानी की शदीद किल्लत कर दी वहाँ पे। और जाहिर है कि कैनाल सिस्टम का जो वाटर है वो साल साल तो हमें अवेलेबल नहीं रहता, सर्दियों में पता है ना कमी हो जाती है, तो उस सूरत में हमें ट्यूबवेल्स पे गुजारा करना पड़ता है। तो अगर वाटर टेबल लोअर हो जाएगा तो फिर उतना ही गहरा बोर और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी और टाइम और कॉस्ट वो सारी जो है वो पड़ती है और फिर नए ट्यूबवेल्स लगाने पड़ते हैं। पहला वाला नाकिस हो जाता है क्योंकि उसकी जो पहुँच नहीं रहती वाटर टेबल पे, वाटर टेबल अगर लोअर हो जाएगा तो इस तरीके से फिर ये नुकसान की तरफ चला गया, बेनिफिशियल होने की बजाय नुकसान की तरफ। लेकिन दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल कि जिसके जरिए यू कैन अंडरस्टैंड कि विद द प्लांटेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट ट्री वी कैन लोअर द वाटर टेबल और अपनी सॉइल को हम फिर बेहतर बना सकते हैं, वाटर लॉगिंग से बचा सकते हैं। देन देर आर आल्सो सम ऑफ द क्रॉप्स जो कि जानबूझ के बायोटेक्नोलॉजी के जरिए और डिफरेंट टेक्निक्स जो कि साइंटिफिकली यूज़ की जाती हैं, प्लांट साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, उनके ज़रिए ऐसी क्रॉप्स को भी बनाया गया है। कुछ अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली हैं, जैसे राइस है, शुगर केन है, बरसीम है, जो फूडर के तौर पे इस्तेमाल होती है। गाँव वाले बच्चों को पता होगा मैं क्या कह रही हूँ।
तो इनको जो है इस्तेमाल किया जाता है ऐसी सॉइल पे, जानबूझकर ऐसी सॉइल पे इन्हीं क्रॉप्स को लगाया जाता है, क्योंकि ये आराम से वहाँ पे उग जाती है, क्योंकि उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो इनकी वहाँ पे इन पे वैसे बैड इफेक्ट्स नहीं आते जैसे कि आपके जो हैं वो एक नॉर्मल प्लांट के आते हैं जो कि वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता। तो वाटर लॉग सॉइल को फिर किसी तरीके से आप समझे कि बिल्कुल ही खाली रखने से बेहतर है कि हम उसमें कुछ ऐसे प्लांट को लगा दें कि जिससे हम कुछ ना कुछ बेनिफिट भी हासिल कर सकें और वो प्लांट भी नुकसान से बच जाए। तो इस तरीके से भी हम मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। नाउ देर आर सम, जैसे कि हर कंट्री की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़मीन को, अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाए। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और उसकी बैकबोन ही आप जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी की बैकबोन ही जो है वो एग्रीकल्चर पे बेस है। तो वापडा एक ऐसा इदारा है जो कि वाटर से और जो आप कह लें कि बिजली की जो प्रोडक्शन है उससे रिलेट करता है, और डैम्स बनाना और डिफरेंट जो एरियाज़ को जो है उसमें वाटर की मैनेजमेंट करना इन्हीं के ज़िम्मे है। तो इनके अंदर फिर काफ़ी सारे रिक्लेमेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाए गए टाइम टू टाइम पाकिस्तान में, जब से इसको पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक। और ये कहा जाता है कि अबाउट 7 to 8 मिलियन एकर्स जो है पाकिस्तान में इस टाइम तक with the help of different projects and reclamation strategies अभी तक पाकिस्तान की सॉइल को जो है 7 to 8 मिलियन एकर्स को रिक्लेम किया जा चुका है और उसको इस काबिल बनाया जा चुका है कि उसको उसके ऊपर जो है फिर फर्दर जो है कल्टीवेशन की जाए। लोकेलिटीज़ जो हैं जहाँ पे रिक्लेमेशन हो गई है वहाँ पे फिर वाटर टेबल जो है वो डाउन हो चुका है और उसमें से जो है वाटर लॉगिंग जो है वो एलिमिनेट हो गई है, और अब उन एरियाज़ में आप आराम से अच्छी क्रॉप यील्ड जो है वो जो नॉर्मल जैसे क्रॉप यील्ड आप लेते हैं किसी भी गंदम जो हम मेजरली हमारे यहाँ ग्रो होती है, गंदम है, कपास है, तो ऐसी क्रॉप्स जो कि वाटर लॉग सॉइल में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती, अब उनको भी वहाँ पे ग्रो किया जा सकता है। तो ये था अबाउट वाटर लॉगिंग। इफ देयर आर एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ जाएंगे, दैट इज अबाउट सैलिनिटी। जी कुछ पूछना है बच्चा? नो मैम बस करें। नहीं बेटा बस नहीं करना, बिकॉज वी हैव लेस टाइम। तो ऐसा ना हो कि फिर आपके टॉपिक्स जो है वो रह जाएंगे, फिर खुद ही पढ़ना पड़ेगा। बस करना है तो बस कर देते सर फिर मैम फिर ब्लैकमेल नहीं ब्लैकमेल नहीं कर रही मैं, आपको फैक्ट बता रही हूँ। देखना ये प्रैक्टिकल के वीक में भी क्लासेस नहीं हो पाई, मैंने आपको 3-4 लेक्चर्स किए भी थे, फूड चेन से रिलेटेड वो लेक्चर्स थे जो आपने ऑलरेडी एफएससी में पढ़े हुए हैं। तो मैंने कहा था थोड़ा सा गो थ्रू हो जाए, मेरी हेल्प कर दें। अभी भी देखिए मेरे पास 7 to 8 पीपीटीज आर लेफ्ट जो कि पढ़ाने वाली हैं, सक्सेशन से रिलेटेड हैं कुछ 3-4 और 1-2 जो है वो फूड चेन से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको खुद से शायद थोड़ी सी कम समझ आए, तो अदरवाइज फिर आप गुजारा कर लेंगे, अगर ना भी पढ़ा तो, मेरे से ना भी पढ़ा तो पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है? ओके मैम। चले, सैलिनिटी जो है ना ये भी वाटर लॉगिंग से ही रिलेट करती है। वाटर लॉगिंग में आपने देखा कि जो पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेस है वो वाटर से फिल हो जाती है। सैलिनिटी में जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, इसमें एक्सेसिव सॉल्ट जो है वो टॉप लेयर या अपर लेयर जो है उसमें वो ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि उसमें एक्सेसिव सॉल्ट की कंसंट्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो आप समझ लें कि बैरन होने के करीब हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सॉल्ट की क्वांटिटी को प्लांट की रूट्स बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक तो ये कि ज़्यादा सॉइल की मौजूदगी में आप लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने बहुत फोकस किया है इस बात पे कि जब सॉइल के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसका खुद का वाटर पोटेंशियल बहुत लो हो जाएगा। तो रूट तो तभी वाटर पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से ही वाटर को अब्जॉर्ब करती है ना सॉइल से। जैसे आप लोगों ने वो सुना हुआ मुहावरा, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक। जैसे आप समंदर में जाते हैं तो पानी हर तरफ है लेकिन पानी पीने के काबिल नहीं है, इसी तरीके से प्लांट को भी फेस होता है। पानी सॉइल में मौजूद होता है लेकिन उसकी रूट उस पानी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि उस वाटर का जो पोटेंशियल है वो रूट के अपने सेल से भी लो हो जाता है। हालांकि पानी मौजूद है लेकिन उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई हो गई है, दैट इज व्हाई वाटर इज अवेलेबल बट नॉट अवेलेबल टू द प्लांट रूट्स, और उसकी वजह से फिर प्लांट रूट अब्जॉर्ब नहीं करेंगी उसको। और अगर अब्जॉर्ब करना भी चाहेंगी, अगर ऐसा होगा भी कि वो अब्जॉर्ब कर लें किसी तरीके से, यानी कि डाइल्यूट सोल्यूशन हो और सॉल्ट को किसी हद तक सॉल्ट के समेत अब्जॉर्ब कर लें, तो वो सॉल्ट की इनटेक हो जाएगी। अब वो सॉल्ट में अगर हम सॉल्ट का एनालिसिस करें तो वो वाले सॉल्ट हैं जो कि प्लांट को ज़्यादा चाहिए ही नहीं, मतलब वो जैसे सोडियम है,
इट्स अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये तो प्लांट को इतनी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए ही नहीं जितना उसके अंदर चला जाएगा इस पानी के जरिए। इसी तरह सोडियम के साथ क्लोराइड, हमारी जो जमीन है वैसे तो सैलिनिटी से मुराद सिर्फ सोडियम क्लोराइड की ज्यादती होना नहीं है, इसमें तमाम सॉल्ट आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की जमीन में सोडियम क्लोराइड की ज्यादती है बिकॉज ऑफ द ख्योड़ा माइन, बिकॉज ऑफ आर जियोलॉजिकल नेचर ऑफ आर फील्ड, क्योंकि हमारा जो जिस हिस्से में हम रहते हैं ना, कहा जाता है कि ये पुराने जमाने में बहुत एंशिएंट टाइम में ये कभी सी हुआ करता था, मेरे ख्याल टीथ था या कुछ इस तरह करके इसका नाम था, सी हुआ करता था, और आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे दरिया भी अपनी जगह छोड़ता है, समंदर भी अपनी जगह छोड़ता है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये मैदानी इलाके जो है वो बन गए और ये वाला हिस्सा हमारे हिस्से में आया है। तो अदरवाइज क्योंकि सी का हिस्सा था, वैसे तो बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो कि सी का ही है, दैट इज वाई, और ख्योड़ा माइन की होने की वजह से भी हमारी जो जमीन है उसमें सोडियम क्लोराइड की जो है वो ज्यादती है या सोडियम की ज्यादती है, और सोडियम और क्लोराइड दोनों ही माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं, लिहाजा एक तो वैसे ही सॉइल में इनका प्रेजेंस ज्यादा होना वाटर पोटेंशियल के डिफरेंस को डिक्रीज करेगा, और दूसरा जो है अगर ये ऑब्जॉर्ब हो भी जाए, वाटर को ऑब्जॉर्ब कर भी लें रूट जो है, तो अंदर जाके सोडियम जो है वो फिर बाकी फंक्शंस को, मेटाबॉलिक आप कह लें कि जो रिएक्शंस हैं उनको ये जाके डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से प्लांट इस काबिल नहीं रहता कि उस वहाँ पे ग्रो कर सके। तो इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने वाटर लॉगिंग को पढ़ा है कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं, कॉजेज क्या हैं और इसकी रिक्लेमेशन कैसे की जाती है। तो किसी भी सॉइल को आप सेलाइन सॉइल कब कहेंगे, क्राइटेरिया क्या है, अगर उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है दैट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयन इन द सॉइल सोल्यूशन, अगर वो 4 मिलीमोल से पर सेंटीमीटर से इंक्रीज कर जाए तो उस सॉइल को हम कहेंगे कि दैट इज अ सेलाइन सॉइल और इसमें सेलिनिटी मौजूद है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, अगर उसकी ESP वैल्यू क्या है, सोडियम एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज अगर लेस देन 15 हो तो हम उसको कहते हैं कि वो सॉइल जो है वो सेलाइन सॉइल है या उसमें सेलिनिटी है। एंड अगेन उसकी जो pH है वो 8.5 से कम हो तो ऐसी सॉइल को भी, मतलब ये तीनों क्राइटेरिया अगर जिसमें आते हो तो वो सॉइल सेलाइन सॉइल होती है। सॉलाइन सॉइल में, जिसमें आपको बता चुकी हूँ कि कोई सी भी सॉल्ट की ज्यादती हो सकती है, जिसमें मैग्नीशियम भी हो सकता है, पोटाशियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, सल्फेट्स भी हो सकते हैं, बट पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो उसमें सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारे यहाँ ज्यादा पाई जाती है। वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ द सेलिनिटी इज वाटर लॉगिंग। जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग होती है ना, और वाटर लॉगिंग जब खत्म होती है, यानी कि वाटर लॉगिंग हुई और पानी जो है वो ट्रैप हो गया और उसने लॉक कर दिया सॉइल के पार्टिकल को, पानी तो फिर टेम्परेचर से खुश्क हो गया, या पानी किसी तरीके से, किसी भी रिक्लेमेशन प्रोसेस से, किसी भी तरीके से उसका वाटर टेबल लोअर हो गया। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि जो सॉल्ट होते हैं एक तो वो सोलेबल हो जाते हैं, उसके साथ इम्पोर्टेंट जो सॉल्ट है ना वो चले जाते हैं, और जो अनइम्पोर्टेंट सॉल्ट है वो ट्रैप हो जाते हैं, सोडियम क्लोराइड जैसे, ठीक है, मतलब जिसकी जरूरत प्लांट को नहीं होती वो ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी जरूरत होती है वो लीच डाउन हो जाते हैं। तो ये उल्टा हो जाता है सारा काम, जिसकी वजह से जो टॉप सॉइल है जिसके अंदर मोस्टली प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो ग्रो कर रही होती हैं, वो फिर इस काबिल नहीं रहता कि उसके अंदर प्लांट जो है वो नॉर्मली ग्रो कर सके। टाइप्स क्या हैं सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल की, इसको आप 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो जिसके अंदर सोलेबल साल्ट्स हो उनको आप कहेंगे सेलाइन सॉइल, वो जिसके अंदर सोडियम की अमाउंट ज्यादा हो उसको हम कहेंगे सोडिक सॉइल, और जिसके अंदर सॉल्ट्स भी, हर तरह के सॉल्ट्स भी हों और सोडियम भी हो, दोनों हो जाए, आप उसको कहेंगे सेलाइन सोडिक सॉइल। और तीनों ही जो है आप समझ लें कि जो है वो नुकसानदेह ही है, लेकिन आप कह लें कि किसी हद तक जो सेलाइन सॉइल है उनमें से डिपेंड करता है कि किस तरह की सेलाइन सॉइल है, तो उसमें जो ग्रोथ है, जर्मिनेशन है, वो इफेक्ट तो हर एक में होनी है, लेकिन ज्यादातर जो ये जो सोडियम वाली है ना, ये कुछ ज्यादा ही आप कह लें कि जो बैड इफेक्ट है वो रखती है, लेकिन करती तीनों ही नुकसान, बस उसकी डिग्री जो है वो डिफरेंट हो सकती है। कॉजेस क्या है, एक तो मैंने आपको बताया जियोलॉजिकल रीजन है, हम जिस एरिया में रह रहे हैं कभी वो सी होता था, और लीचिंग ऑफ द सॉल्ट वैसे भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन के आपके सॉइल का टेक्सचर कैसा है, और अनलाइंड कैनाल्स की वजह से सीपेज होती है, वाटर लॉगिंग होती है, वाटर लॉगिंग के बाद पानी चला जाता है, सॉल्ट ट्रैप कर जाते हैं। ग्राउंड वाटर, जब वाटर का टेबल राइज होता है वाटर लॉगिंग होगी, उसके बाद फिर अल्टीमेट वो जो उसके अंदर डिजोल्व सॉल्ट है वो भी टॉप लेयर में आ जाएंगे, पानी चला जाएगा, सॉल्ट जो है वो ट्रैप रह जाएंगे।
इरिगेशन विद सलाइन वाटर, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे फार्मर बेचारे मजबूर होते हैं, पानी है ही नहीं, किसी तौर पे नहीं है, फिर वो कहते हैं चलो खारा पानी से ही पानी तो मिलेगा प्लांट को, तो दैट इज वाई फिर वो इरिगेशन कर देते हैं उससे ऐसे पानी से, और फिर अल्टीमेटली उसकी डेपोजिशन होती रहती है इनटू द सॉइल, और फिर वो हमारे लिए फिर वो नुकसानदेह होती है। उसके बाद अलूवियल सॉइल, यानी कि जब हमने टाइप्स पढ़ी थी सॉइल की फॉर्मेशन की, तो हमने अलूवियल, कलूवियल, एओलियन सॉइल्स पढ़ी थी। तो अलूवियल वो सॉइल थी जो कि वाटर के साथ आने वाली जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो जब डेपोजिट होते हैं तो अलूवियल सॉइल बनाते हैं। तो जब हमारे फ्लड्स आते हैं, रेन्स आती हैं, हैवी रेन्स आती हैं, तो मैंने आपको बताया कि हमारा पाकिस्तान के इलाके में ख्योड़ा माइन की वजह से, मतलब हमारे मुल्क में वैसे ही सोडियम क्लोराइड की जाती है, तो जब रेनफॉल होगी और वो हिली एरियाज की तरफ ही मौजूद है, वो पहाड़ जो हैं जिनमें ख्योड़ा माइन भी आता है, तो जब उनकी तरफ से पानी बह के हमारी तरफ आएगा मैदानी इलाकों में, तो वो क्या करेगा, वो फिर यहाँ पे जमा होता रहेगा क्योंकि स्लोप कम है, और फिर वाटर लॉगिंग होगी, और फिर उसके अंदर सेलिनिटी की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये सारी बेटा उसी से है। ये टी थी, मैं आपको बता रही थी, सी का नाम टी थी सीज है, टी थीज सी इसका नाम है, जो कि पहले यहाँ पे होता था, और ये सारे भी मैं आपको बता चुकी हूँ रीजन। अब हम देखते हैं कि इससे हमारे प्लांट के ऊपर इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहला इफेक्ट तो मैंने आपको बताया कि सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो इससे डैमेज होगा। जैसे आपको बताया कि जो इम्पोर्टेंट, अब सोडियम जो है ना, ये भी एक कैटाइन है, और मैग्नीशियम भी एक कैटाइन है, मैंगनीज भी एक कैटाइन है। अब अगर आप इम्पोर्टेंस के लिहाज से देखें तो मैग्नीशियम जो है ये एक मैक्रो एलिमेंट है, और सोडियम जो है ये इज अ माइक्रो एलिमेंट। सोडियम इतना नहीं चाहिए जितना मैग्नीशियम चाहिए, लेकिन सोडियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा। सोडियम पोटाशियम को, पोटाशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी आप कह लें कि मैक्रो के अंदर भी जो प्राइमरी जिनकी इंपॉर्टेंस होती है प्लांट के न्यूट्रिएंट्स की, उनमें आता है पोटाशियम, ठीक है, ये उसको रिप्लेस कर देता है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट जो कैटाइंस हैं वो सॉइल में से लॉस्ट हो जाते हैं, तो पूरे की पूरी सॉइल का स्ट्रक्चर ही तबाह हो जाता है, और उसके अंदर जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा हो जाती है जो कि नहीं चाहिए, और ऐसे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है जो कि जो है वो चाहिए। ऑस्मोटिक इफेक्ट मैंने बात ही यहाँ से स्टार्ट की कि पानी होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, वो पानी इस काबिल नहीं होगा कि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके, और जहाँ जहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो उसमें फिर न्यूट्रिएंट भी साथ ही चले जाएंगे। न्यूट्रिएंट से मुराद कि ये बैड वाले न्यूट्रिएंट, और जिनकी ज्यादा जरूरत नहीं है तो वो फिर चले जाएंगे, और प्लांट के अंदर वो अंदर जाके और तरह के नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो भी एक कहानी है अलग से। देन ऑन द ग्रोथ, ये सारी चीजें मिल मिला के प्लांट जो है वो सॉइल से वाटर नहीं ले पा रहा, वाटर ले पा रहा है तो वो अच्छी क्वालिटी का वाटर नहीं है, अंदर चला गया वाटर तो जो बैड जो कैटेगरीज है एलिमेंट्स की, जिसमें सोडियम भी है, क्लोराइड भी, हालांकि सोडियम और क्लोराइड दोनों प्लांट को चाहिए होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, एसेंशियल में आते हैं, लेकिन ये प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते। तो दोनों फिर जाहिर है कि उसने वैक्यूल में जाके, अगर वैक्यूल में ले जाने की पहली स्ट्रेटेजी तो प्लांट की यही होती है कि वैक्यूल में भेज दें और उसको मेन स्ट्रीम से आउट कर दें, लेकिन जाहिर है कि वैक्यूल भी कितनी उसकी क्वांटिटी को जो है वो स्टोर करके रखेगा और कितनी कंपार्टमेंटलाइजेशन करेगा, तो अल्टीमेटली वो फिर उसकी यील्ड के ऊपर, और प्लांट ने वही जो एनर्जी जो अपनी यील्ड को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, फ्लावरिंग को, सीड को बनाने के लिए इस्तेमाल करनी थी, वो फिर इन स्ट्रेटजीज की तरफ पड़ जाता है कि मैं इसको रोकूं कैसे, सोडियम को कहाँ लेके जाऊं, क्लोराइड जिसको मैं आने से रोक नहीं पा रहा, इसको मैं कहाँ लेके जाऊं, तो वो अपनी ज़्यादा एनर्जी जो वो इस पे खर्च करना शुरू कर देता है। यही रीज़न है कि वो प्लांट हाइट में भी छोटे रह जाते हैं, उनके लीव्स भी ज़्यादा ग्रो नहीं करते, और उनके सीड भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते, फ्लावर भी, जाहिर है फ्लावर नहीं होते तभी तो सीड नहीं होते। रिक्लेमेशन स्ट्रेटजीज क्या हैं? जैसे एक तो आपको बताया कि जब वाटर लॉगिंग हो तो उसको जब रिक्लेम किया जाए तो कुछ इस तरीके से रिक्लेम किया जाए कि जो टॉप सॉइल है उसमें ये ट्रैप ना हो, और दूसरा तरीका ये है कि हैवी अच्छा वाला विदाउट जो आप कहने के सैलिनिटी वाला जो वाटर है उस एरिया को प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे जो आप कहने के जो सॉल्ट है वो ट्रैप हो गए अपर लेयर में, और उससे फिर उसको फ्लश करवाया जाए, जैसे धोना कहते हैं ना किसी जगह को, तो एक्सेसिव वाटर और प्योर आप कह लें कि क्वालिटी वाटर से उसको जो है वो फ्लश किया जाए। टिलेज की प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि आप ये प्लॉइंग वगैरह करते हैं, उनके जरिए भी किसी हद तक इसको बेहतर किया जा सकता है। जिप्सम की बड़ी इंपॉर्टेंस है, जिप्सम बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप कह लें कि केमिकल समझा जाता है, जिसमें मैग्नीशियम होता है जिप्सम में,
मैं इसके टॉपिक के ऊपर ही ले जाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूँ। तो जैसे जिप्सम में जिप्सम का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट। तो सल्फेट और इसके अलावा सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इनके अंदर जो है आप कह लें कि ये हेल्पफुल होते हैं सैलिनिटी को कंट्रोल करने में, क्योंकि ये जहाँ पे मौजूद होंगे तो वो रिप्लेस कर देंगे, आप समझ लें कि सोडियम को, क्योंकि इसके ऊपर भी कैल्शियम में भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस वजह से ये फिर जो सोडियम को क्लोराइड से सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा और वो वहाँ से लीच डाउन हो जाएगा। और इसी तरीके से या फिर वो सल्फ्यूरिक एसिड आप उस सॉइल को ट्रीट करवा दें सल्फ्यूरिक एसिड से, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो बने हुए होते हैं सलाइन सॉइल में, और उसकी वजह से जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो सॉइल का ख़राब होता है, तो उनको ये कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद वो लीच डाउन हो जाएंगे। मतलब वो इस हालत में कन्वर्ट कर देगा आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड कैल्शियम सल्फेट, जिसको जिप्सम कहा जाता है। तो कि वो इसको इस हालत में कन्वर्ट कर देंगे उन सॉल्ट को कि वो लीच डाउन हो सकेंगे, फिर वहाँ पर ट्रैप नहीं रहेंगे। और ट्रैप नहीं रहेंगे तो हमारा मेन काम तो यही है कि टॉप लेयर जो है वो इससे साफ हो जाए, बाकी नीचे तो फिर और भी बहुत कुछ है, सब कुछ जिम्मेदारी तो हम नहीं ले सकते। यूज़ ऑफ द ट्यूबवेल, ये भी एक अच्छा तरीका है कि जिसके ज़रिए आप वाटर के टेबल को लोअर कर सकते हैं और फिर इसी तरीके से सरफेस को जो है वो सॉल्ट सैलिनिटी से बचा सकते हैं। यूज़ ऑफ द मैन्योर इज़ अनदर टेक्निक जिसके ज़रिए आप ऑर्गेनिक मैन्योर डाल के तो कंपोस्ट वगैरह डाल के, गार्बेजेस डाल के, तो पोरोसिटी एंड सॉइल टेक्सचर और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ग्रीन मैन्योर अमूमन आप लोग देखा होगा फार्मर्स जो है वो गोबर वगैरह और जो पत्तों की खाद है वो बना बना के डाल रहे होते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स सॉइल की फर्टिलिटी को वैसे भी इंक्रीज करवाती है और सैलिनिटी से भी किसी हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर कुछ जैसे अभी आपने वाटर लॉक्ड सॉइल के बारे में पढ़ा, तो बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जैसे कि सोयाबीन है, स्पिनच है, कैबेज है, स्वीट पोटैटोज हैं, जिंजर है, कोकम्बर है, पी, शुगर बीट्स एट्सेट्रा। इनको बहुत ज़्यादा हाई सैलिनिटी वाली सॉइल में तो नहीं, लेकिन जो मॉडरेट सैलिनिटी वाली जो सॉइल है उसके अंदर कहा जाता है कि ये ग्रो किए जा सकते हैं। तो ऐसी सॉइल की जहाँ पे मॉडरेट टाइप की, मतलब बहुत ज़्यादा स्फीयर टाइप की सैलिनिटी नहीं है, तो वहाँ पे इनको ग्रो करवा दें बजाय इसके कि दूसरी क्रॉप्स को कि जो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बिल्कुल बैरन रखने से बेहतर है कि कुछ ऐसा लगा लें कि जिससे बेनिफिशियल भी हो जाए और जो है वो आपको इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो और आपको भी सॉइल का भी फ़ायदा यूज़ में भी आ जाए। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी ग्रासेस हैं वक्तन फ़वक्तन एक्सप्लोर भी होती जाती है। आपने इकोनॉमिक बॉटनी में भी पढ़ा होगा, अभी मैडम आपको कुछ ना कुछ आइडिया देती होंगी, मेरे ख्याल 4th सेमेस्टर में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी शायद कहीं ना कहीं उसका जिक्र आता हो। तो बहुत सारी ऐसी ग्रासेस हैं जिसमें साइनोडोंडेक्ट्रन जो आपकी आम ये जो ग्रास है जो आप लगाते हैं ग्राउंड्स में, उसके अलावा बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जैसे क्लोरस बारबेटा है, हर्ब्स हैं, मेलिलोटस अल्बा है, ट्राइफोलियम है। इनको अगर आप सस्पेनिया है, सस्पेनिया सस्पेन जो है ये तो बड़ी मशहूर है, जिसको ये जो जंतर जिसको हम बोलते हैं, ये जो गांव वाले बच्चे हैं उनको पता चल रहा होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। तो ये वैसे भी आप इस्तेमाल करते हैं, देखिए फोडर के तौर पे आप इसको उगाते तो हैं ही। तो अगर आप इन सॉइल में लगा देंगे कि जिनमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो फिर आपको वो फोडर के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाएगा और आपकी सॉइल का भी भला हो जाएगा। और ये सस्पेनिया जो है इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसको लगाते रहेंगे ना तो ये सॉइल में से सैलिनिटी को ख़त्म कर देता है। मतलब ये जो आपको बता रही हूँ मैं, सॉल्ट रेजिस्टेंट जो क्लासेस हैं इनको आप लगाएंगे, उनको इस्तेमाल कर लें, तो वो सॉल्ट को सॉइल में से आहिस्ता आहिस्ता उसको डिप्लीट करते जाएंगे उनके लेवल्स का। और ये नीचे बताया भी हुआ है कि सस्पेनिया की जो वो किस तरीके से ये काम करता है कि सस्पेनिया की जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर वो रिएक्ट करती है कैल्शियम कार्बोनेट से, प्रोड्यूस करती है कैल्शियम जो है CaHCO3 और फिर उसके बाद एक्सचेंज कर देती है इसको सोडियम के साथ, और इस तरीके से ये रिक्लेम करने का बाइस है स्पेशली सस्पेनिया। इसके अलावा जैसे आपको बताया था वाटर लॉगिंग में, इसी तरीके से अल्लाह ताला की तरफ से ही कुछ ऐसे प्लांट अल्लाह ताला ने बनाए हैं जिनको हेलोफाइट्स कहा जाता है। और हेलोफाइट्स जो हैं वो ऐसे प्लांट होते हैं जो कि नेचुरली ऐसी सॉइल पे ग्रो करते हैं जिनमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो हेलोफाइट्स ज़्यादा इकोनॉमिकली इतने बेनिफिशियल नहीं है हेलोफाइट्स, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं भी, जैसा कि हम लोगों का चक्कर लगा था इधर पक्का अन्ना एक जगह है गोजरा के पास, जिसमें बहुत जो एरिया जो कि सलाइन है उसको टेक्निक्स के ज़रिए और
आप कह लें कि सॉल्ट अकमुलेटिंग प्लांट्स के ज़रिए और ऐसे प्लांट्स जो कि वहाँ पे आराम से ग्रो कर सकते हैं, उनके ज़रिए उसने, आप यूँ समझें कि जंगल में मंगल किया हुआ है। यानी कि बिल्कुल बैरन एरिया को उन्होंने अच्छी क्रॉप्स तो नहीं कहना चाहिए, क्रॉप नहीं कहना चाहिए, ट्रीज एंड ग्रासेस एंड आप कह लें कि ऐसे प्लांट्स के जिनसे कोई ऑयल निकल सकता है, या जिनकी कोई आप कह लें कि कोई उनसे कोई टी बन सकती है, जैसे लेमन ग्रास है, तो उनको वहाँ पे जानबूझ के ज्यादा एरिया पे ग्रो करवा के तो उस पूरी जो बैरन सॉइल थी ना उसको इस्तेमाल कर दिया। और ये प्रोजेक्ट जो है वो नायाब के अंडर है। नायाब इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि फैसलाबाद में है, और उनका ये प्रोजेक्ट है जिन्होंने ये पक्का अन्ना को, अगर अक्सर आप लोगों को कभी मौका मिला, अल्लाह करे, तो आपको विजिट भी करवाया जा सकता है। सैलिनिटी वाटर लॉगिंग का जब कोर्स पढ़ेंगे ना आप 8वें सेमेस्टर में, तो आपको उस जगह का विजिट भी करवाया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू दैट कि किस तरीके से सॉल्ट इफेक्टेड एरिया को उन्होंने ग्रीन उसमें रेवोल्यूशन कर दी है, और किस तरीके से उसको जंगल को मंगल बना दिया। वो जंगल के काबिल तो वो नहीं थी, वो मुहावरतन में बोल रही हूँ, यानी कि एक बैरन जगह को ग्रीन कर दिया है। और ऐसे ही नहीं कि हमें पौधे लगा दिए, बल्कि ऐसे जो कि वाकई में जिससे वो बेनिफिट ले रहे हैं, उससे बाकायदा उनकी अर्निंग हो रही है उन प्लांट्स की वजह से, जो कि उन्होंने वहाँ पे ग्रो करवाए में। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं नेचुरली कि जिनके अंदर सलाहियत होती है कि वो अपने लीव्स के अंदर ना उनके ग्लैंड्स बने हुए होते हैं, और उन ग्लैंड्स में जाके ये जो सॉल्ट है वो अकमुलेट होते रहते हैं, और फिर वो उनको आप उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर नए ग्लैंड्स बन जाते हैं, फिर सॉल्ट अकमुलेट होते हैं। इस तरीके से वो टॉप सॉइल से रिक्लेमेशन ऑफ द सॉल्ट का बाइस बनते हैं। तो इन प्लांट्स को अगर हम वहाँ पे ग्रो करवाएं तो वो भी सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए बेहतरीन साबित होते हैं। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी पूछना है about respiration, about water logging, about salinity, you can ask, otherwise मेरी तरफ से इतना ही पढ़ाना था। जी बेटा, कुछ पूछना है या बस जाना है? No, ma'am. No